कैफ 5। अच्छा जी, कैफ 1 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। दिमाग में कैफ 5 चल रहा है क्योंकि उनकी क्लास मैंने आज कैंसिल की है अभी किसी वजह से, तो बच्चे खुश होंगे ना, मुझे तो खुशी नहीं ना है। अच्छा जी, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जुलाई 13। ये क्वेश्चन होमवर्क में था। इस क्वेश्चन में कोई मसला नजर आया हो? मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन का वाहिद मसला ये था कि ईयर एंड जो है वो यकम जुलाई से 30 जून वाला था, और ये मसला मतलब आप लोगों को सारी जिंदगी रहता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलें तो ये सवाल फिर, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। एक तो इससे ये होगा, बात सुन लें भाई, बात करते हुए जिसको मैंने देखना है उसे मैंने क्लास से बाहर निकाल देना है। ये फजूल हरकत है यार, आप बात करते रहते हैं जब उस्ताद सामने हो तो। क्वेश्चन करने से जरा ये होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड की रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को करवाता हूँ डिस्पोजल की फिर इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सीख लेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन मजबूत होने की वजह से रिड्यूसिंग बैलेंस पे भी एफर्ट कम ही लगती है, आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। दो अकाउंट्स, तीन अकाउंट्स उन्होंने कहे हुए, एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। एक ही डिस्पोजल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? और फिर मैं इसी फॉर्मेट को इंशाल्लाह चेंज करके रिड्यूसिंग, मतलब फॉर्मेट सारा ही रहेगा, जो इसके अंदर एक दो चेंजेस आनी है उसको चेंज करके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगा। एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक डिस्पोजल है तो एक डिस्पोजल अकाउंट। दो डिस्पोजल हो तो, तीन हो तो, चार हो तो इकट्ठा बन सकता है। किताब के अंदर सोल्यूशन में बना हुआ नजर भी आ जाएगा आपको, लेकिन आपने अलग अलग ही रखना है, ठीक है। इससे फायदा होगा। कुछ बच्चे आज जरा से कम लग रहे हैं मुझे इधर, तो कुछ उधर। हाँ, सैटरडे है ना, इंशाल्लाह उनको खूब नुकसान होगा। कभी भी मैंने जान के ऐसा नहीं किया, ये इत्तेफाक से ऐसा होता है कि सैटरडे वाले दिन हम बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। यकीन करें, कभी भी जान के नहीं किया मैंने, ठीक है। अब आज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने डिस्पोजल पढ़ना है। अब जिसने आज छुट्टी करनी है वो तो फिर उसको तो मसला होता रहेगा ना, ठीक है। अच्छा, कुछ भी ना पढ़ाए उस्ताद और बच्चा जरा सा लेट आ जाए, जैसे अब ये तीन दोस्त आए हैं, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे दो चार अल्फाज में लिख दूं ना, इनको सारी क्लास में ये टेंशन रहेगी, पता नहीं इसमें सर ने क्या कहा था, कोई बात समझ नहीं आएगी तो कहेंगे अच्छा इसी वजह से शायद मुझे बात समझ नहीं आ रही कि वो जो दो तीन लफ्ज थे ना वो मैंने बैठ के सुनने नहीं थे। हालांकि कुछ भी नहीं कहा होगा, ये तो मेंटली थोड़ा सा क्लास के अंदर लेट होने से ये मसला हो जाता है। तो जो पूरी छुट्टी करके आएगा मंडे को, उसको क्या समझ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, चलें, छुट्टी ना किया करें। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जुलाई 13। क्या फाइनेंशियल ईयर हमेशा कैलेंडर ईयर ही होता है? देखें, कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? जो हमारे कैलेंडर का साल है, यकम जनवरी से जो शुरू होता है, मिसाल के तौर पे से यकम जनवरी 18, अगर एक साल शुरू हो तो ये साल 12 महीने कब पूरे होंगे? 31 दिसंबर 18 पे। इसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं जी? अच्छा, अब जरूरी नहीं है अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो साल जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो साल ही हो, लेकिन क्योंकि मैंने साल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है तो फिर साल ही अज्यूम करें, ठीक है ना। 6 महीने के भी फाइनेंशियल पीरियड हो सकता है, 3 महीने का भी, महीने के भी महीने का फाइनेंशियल पीरियड, मतलब महीने के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आप, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना सकते हैं। 2 महीने बाद बना रहे हैं, 2 महीनों की, 3 महीने बाद बना लें, 6 महीने बाद बना लें, 9 महीने बाद बना लें, 12 महीने। तो जिस पीरियड के एंड पे खड़े होकर जितने अरसे के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो आपका वो फाइनेंशियल पीरियड बन सकता है। लेकिन मैं फाइनेंशियल पीरियड में इस वक्त बात कर रहा हूँ पूरे एक साल की, ठीक है, जो नॉर्मली होता है। तो
मैं ये अर्ज कर रहा था कि फाइनेंशियल ईयर एंड जरूरी नहीं है कि कैलेंडर ईयर ही हो, ठीक है, बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर एंड के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, उसको आप कह लें जी चलो शायद वो 31 दिसंबर पे ईयर एंड कर ले, ठीक है, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी नॉर्मली वो 30 जून पे ईयर एंड कर रही होती है, ठीक है। तो टैक्स, हाँ ये भाई आप कह रहे हैं टैक्स ईयर 30 जून है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर टैक्स ईयर से भी हटके हो सकता है, यानी यकम जनवरी से 31 दिसंबर ईयर एंड हो सकता है। ईयर एंड जो है वो मशहूर है जमाना, तो ये दो होते हैं। यकम जुलाई मिसाल के तौर पे 18 में शुरू हुआ तो ये 30 जून 19 में खत्म होगा। टैक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जाएगा कि जो साल 18 में शुरू होकर 19 में खत्म हो उसे टैक्स ईयर 19 कह देते हैं। क्योंकि खात्मे का एतबार होता है। भाई एडजस्ट हो जाया करें यार, इतनी देर आप बैठ के जगह पसंद करते रहते हैं। जो बैठे हुए हैं वो सीट्स बेटा अवेलेबल रखा करें। चेक लगा हुआ है बाहर, फिजिकल के अलावा कोई बच्चा तो नहीं बैठा फिजिकल की क्लास में, हाइब्रिड का कोई बच्चा तो नहीं बैठा होगा। पढ़ाया गया ना, तो फिर देखना जी। यकम जुलाई से 30 जून ये भी 12 महीने हैं। यकम अप्रैल कोई भी साल ले ले, मैं 18 जून कर रहा हूँ, यकम अप्रैल 18 को साल शुरू हो तो 31 मार्च 19 को खत्म होगा, ये भी 12 महीने, ठीक है जी। यकम अक्टूबर 18 को एक साल शुरू हो, 30 सितंबर, तो कोई से भी 12 महीने हो सकते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर के, जरूरी नहीं है कि वो कैलेंडर ईयर हो, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर फाइनेंशियल ईयर कभी आपका कैलेंडर ईयर से डिफरेंट हो जाए तो पर्चे में एक काम कर लिया करो, सवाल के ऊपर इस तरह से आप लिख लिया करो आपका साल जो है वो क्या है। तो यकम जुलाई 13 से 30 जून 14, ये आपने पर्चे पे लिख लिया तो जरा गलती के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, फिर गलती आपसे नहीं होती नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये काम जौन सा मर्जी साल हो जाए, कोई से 12 महीने हो सकते हैं ना फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो कोई से 12 महीने हो जाए, आप पर्चे के ऊपर वो लिख दिया करो, ठीक है। चलो अच्छा जी, तो यकम जुलाई हमारा ईयर स्टार्ट है आज यकम जुलाई 13 पे, और ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 280 और 100, 1000 में ही करना है सवाल। तो यकम जुलाई 13 ब्रॉड डाउन 280, ऊपर रुपीज इन 1000 ना लिखने वाले अगली बार फिर लिखेंगे किसी पर्चे में, यानी कि वो पर्चे पास नहीं कर सकेंगे, रुपीज इन 1000 लाजमी लिखा करें। रुपीज इन 1000 लाजमी लिखा करें, ये जरा मैं ताकि आपको दोबारा याद आ जाए एक बार फिर लिख देता हूँ। वैसे तो इतना कह देना काफी है कि रुपीज इन 1000 लाजमी लिखा करें, क्योंकि आप लोगों ने पर्चा पास करना है ना जी। मेरा तो पर्चा पास है। रुपीज इन, जब मैंने पर्चा पास करना था तब मैं भी लिखा करता था आपकी तरह से, अब मैं कह देता हूँ लिख लिया करो, तो ऐसे ही है, आप लोगों को वक्त आएगा लेकिन उस वक्त तक पहुंचने के लिए फिलहाल लिखा करें, ठीक है। डिस्पोजल का अकाउंट रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट लेजर्स की है तो, और अगर आप रिक्वायरमेंट कुछ और है, मिसाल के तौर पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, मिसाल के तौर पे ट्रायल बनाना है, एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं और आपने उसके लिए डिस्पोजल वर्किंग में बनाया है, ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप टेंशन नहीं है, फिर रुपीज इन 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे जो भी फिगर होगी मेन रिक्वायरमेंट में जब जाओगे तो वहां पे तो रुपीज इन 1000 लिखा ही होगा, वो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर रिक्वायरमेंट लेजर्स हो तो फिर आपने रुपीज इन 1000 भी लिखना है, आपने नीचे वो डबल लाइन लगा के टोटल भी करना है, आपने प्रॉपर लेजर बनाना है अगर वो लेजर रिक्वायर कर रहे हैं। अगर वर्किंग है तो फिर काम चलेगा, कोई मसला नहीं है। ओके, ये बातें समझ आ रही है ना। अच्छा, ये सवाल आप लोग करते हैं इसलिए मैं इसका ये आपको बोल रहा हूँ जी। यकम जुलाई 2013 ब्रॉड डाउन 280, और यकम जुलाई 13 अक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड डाउन 100। डन जी। आखिर वाले भाई नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ दरमियान में जी। कौन सी वाली हाइब्रिड में आवाज सही नहीं आ रही? 2 में अब सही है बेटा, अब सही है आवाज हाइब्रिड 2 में। ये आवाज का वैसे मसला ना हो भाई, ये तो थोड़ी थोड़ी बात ऐसे होता रहे, पक्का काम करके आओ। अच्छा जी, नेक्स्ट एडिशन है एक 1 अप्रैल 14 को 30,000 का, एंट्री फरमा दें कितने से? 30,000 से। एसेट का अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 1 अप्रैल 13
14, अच्छा 14। ओहो, फिर ये तो हमारे साल का एडिशन है ही नहीं। हमारा साल यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 तक है, तो यकम अप्रैल 14 इस 30 जून 14 से पहले आता है। ठीक है, तो यकम जुलाई 14 ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट डन। नेक्स्ट, डिस्पोजल भी एक ही डिस्पोजल है। ठीक है, कॉस्ट 50 है, सेल प्रोसीड 12 है, डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2008 है, डेट ऑफ सेल 31 दिसंबर 13। साल के आखिरी दिन बिका है, हमारे साल के आखिरी दिन एन दरमियान में बिका है। हाँ, साल बदल गया, ध्यान करना है। साल यकम जुलाई से 30 जून में चला गया और कुछ भी नहीं हुआ सवाल में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, देखना भी। ठीक है, ओके, स्टेप वन, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। हो गया क्रेडिट। डेबिट किसे करें? इतनी ही आसान है ये अकाउंटिंग, सचमुच। लेकिन छुट्टी करने वालों के लिए कोई नहीं आसान। जो हर संडे के साथ सैटरडे मिलाएंगे, 2 छुट्टियां कॉलेज वाले देंगे, तीसरी मिलाएंगे, किस दिन बिका? 31 दिसंबर 13। तो परेशानी होंगे। ओके, स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी फिगर। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे, accumulation अकाउंट को डेबिट करेंगे इस फिगर से, डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना। अब ये फिगर निकालनी है तो मेथड स्ट्रेट लाइन हो तो खुशियां मनाओ। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में शॉर्टकट से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1, accumulated depreciation of disposal। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो क्यों खुशियां मना रहे हैं? हर साल डेप्रिसिएशन ने होना है बराबर, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसको जितनी जिंदगी उस एसेट ने हमारे पास गुजारी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, accumulated डेप्रिसिएशन निकालनी है तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन, मैंने कहा भूल ना गए हो, अंग्रेजी लिख दूं, वैसे तो लिखनी छोड़ दी हुई थी हमने। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर इनटू लाइफ पास्ड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। जरा याद करवाया जरा है दोबारा के, ये लिखा था, भूल तो नहीं गए थे? मेथड स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है सवाल में, यहां से आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स जो इसने हमारे पास गुजारे, तो एक छोटी सी वर्किंग यहां पे हम करते हैं। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008, और डेट ऑफ सेल 31 दिसंबर 2013। 13 हमारा साल आ गया। इसीलिए कहता था या तो मंथ्स गिन लो, ये जब इस तरह से करना तो इसीलिए कहता, ईयर एंड को पहले देख कर आओ, उसको जहन में लेकर आओ, फिर यहाँ पे मंथ्स निकालो। भाई समझ आ रही है? सर पकड़ के बैठे हो जो। ठीक है जी, तो ईयर एंड हमारा क्या है जी? 30 जून। ईयर एंड क्या है जी? 30 जून। तो 30 जून ईयर एंड हो, यकम अप्रैल 8 को आने वाले एसेट का पहला ईयर एंड कब होगा? 30 जून 8 पे। 30 जून 8 पे, तो 30 जून 8 तक ये कितने महीने चलेगा? 30 जून 9 तक पूरा साल, 30 जून 10 तक, 30 जून 11 तक, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक पूरा साल, 30 जून 13 तक पूरा साल। ये पिछला साल एंड हुआ है अभी, और 30 जून 14 वाले साल में, हमारा साल कौन सा है? 30 जून 14 वाला साल, इसमें ये बिका है 6 महीने चलकर। ये ऐसे ही है। कितने बच्चों ने ये वाला एक मिस कर दिया था? मिस करने वाले सिर्फ ईयर एंड बदला। फिर सुन लो, यकम अप्रैल 2008 को ये एसेट खरीदा, ईयर एंड अगर 30 जून है तो इसका पहला ईयर एंड कब होगा? 30 जून 8 पे। तो 30 जून 8 तक कितने महीने चला?
30 जून 9 वाले साल में, 30 जून 10, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13। देखो 30 जून 13 ना 31 दिसंबर 13 से पहले आता है, वो पिछला साल था। 30 जून 13 में भी पूरा साल, और 30 जून 14 हमारा साल है जिसके अंदर ये 6 महीने चला। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 5.75 ईयर्स। ठीक है जी, तो 5.75 ईयर्स, पौने 6 साल इसने हमारे पास लिया। 28 accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। ठीक है, तो स्टेप 2 में इस फिगर को हमने accumulated depreciation अकाउंट में से डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट करें। डन जी। ओके, अब डिस्पोजल को पहले पूरा कर लेते हैं, फिर एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेप्स हो गए मुश्किल वाले। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कितना कैश रिसीव किया हमने? 12,000 रुपए एसिड बिकने पर कैश रिसीव किया या पे किया? कैश आया है कि गया है? कैश का आना कैश अकाउंट में डेबिट, तो डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट कर दें। 12। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रही है। ठीक है, सारे सवालों में जी बोले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फेंक दें 9 पॉइंट, गेन है या लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कोई क्वेश्चन? क्लियर जी? 9.1 को आवाज आ रही है कैश के बारे में जी, कैश क्या हुआ, कैश इधर से। क्लियर है? क्वेश्चन तो नहीं है कोई? चलो ठीक। अच्छा जी, अब रह क्या गया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। सवाल खत्म हो जाएगा फिर। तो वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन नहीं, वो दूसरा मैं वो नहीं कर रहा, उसमें क्या करना है वो आप कर आए होंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, हाँ, लेकिन पर्चे में नहीं ऐसे करना आपने। वो 2 साल कहे तो आपको नहीं, हमने नहीं करना दूसरा सा। एग्जामिनर आप खुद देख लेना। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, 30 जून 2014 के अंदर ऑन ओपनिंग एसेट्स जी, डिस्पोजल्स को अब तो वैसे हम ना भी लिखें तो याद हो ही चुका है हमें, रेड से ना भी लिखें तो फिर भी एक्सक्लूडिंग, असल में तैयारी में अगले मेथड की भी कर रहा हूं ना, उसमें भी तो ये सारे काम होने ही है, तो देखेंगे ना फिर क्या क्या फर्क आता है। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर जौन सा मर्जी साल हो एसेट का रेट किस पे लगता है? पता नहीं ये बात मैं आज दोबारा से क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी साल हो एसेट का, तो रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे। सारे एसेट्स की कॉस्ट पे रेट लगा दें? नहीं, इन सारे एसेट्स की कॉस्ट में 280 की कॉस्ट में ये 50 भी पड़ा है। अगर पड़ा रहने दिया तो ये 50 भी सारा साल डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है जी? तो नहीं, आज क्यों दोबारा लिखे जा रहा हूं मैं सारा कुछ जी। कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से ओपनिंग अलाउ में लिख लेता हूं, वैसे ही आपको पता है। कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और जो एसेट्स बच जाएंगे वो पूरा साल हमारे पास रहने वाले एसेट्स हैं, उन पे आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा देना। ठीक हो गया? अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है जी? 280, 280 माइनस जाने वाले एसेट की कॉस्ट 50, बाकी एसेट सारा साल रहे हमारे पास जी। आंसर 23। समझ आ रही है सबको? फिर ऑन एडिशंस
कितने एडिशन हैं? एक ही है 50 सॉरी 30 इंटू मेथड तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए बस कॉस्ट पर ही रेट लगा दिया। ठीक है, कितने महीने? यकम अप्रैल है, 9/12 नहीं, ईयर एंड 30 जून है, तो यकम अप्रैल 14 को ये एसेट आया, अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे पास चला है। कितने बच्चों ने यहाँ पे 9/12 कर दिया था तेजी में? होंगे जरूर, मानेंगे नहीं, एक तो निकला है मान के। मानने वाले अच्छे होते हैं, मतलब वो देख के दुआ तो करता है या अल्लाह देख ले हम तू आप ही जी, ये हालात में तो बंदा दुआ तो कर देता है जी। 3/12 जी 0.75, ये 75 लिखा है मैंने। ओके, उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, डिस्पोजल भी एक ही निकला 50 रेट। चूंकि 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 स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इस एसेट का जोन सा मर्जी 5वां 6ठा साल जोन सा मर्जी चल रहा है, ठीक है। हमने रेट किस पे लगाना है? कॉस्ट पे। कितने महीने चला जी इस साल? जी टोटल 26 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया जी। एंट्री है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 26.25। जी बता दें जी, एसेट अकाउंट क्लोजिंग 31 दिसंबर नहीं 30 जून, यहाँ पे भी गलत लिखा है, 30 जून 2014, ईयर एंड 30 जून है जी। 30 जून 2014, क्लोजिंग बैलेंस 260। क्यों बोल रहे हो यार? नेक्स्ट 90.5, ये कैरी डाउन एक्यूमुलेटेड डिडक्शन का आ गया 30 जून 2014। एक्सट्रैक्ट तो बना ही लेंगे आप। अच्छा जी, अभी गेन लॉस समझाता हूँ तो बनाता हूँ। अभी कल मैंने गेन लॉस नहीं ना बोला था जी बेटा। अगर ये पूरा साल अगर डेफिशिएंट होना हो तो भी यहाँ से निकाल के बेटा यहाँ पर ना 12/12 कर देना, मैं तो ये कहूँगा, ताकि एक सेट पैटर्न रहे, कंफ्यूजन आए ही ना। कितनी बातें याद रखेंगे हम? वैसे ये बात इतनी कोई मसला नहीं है, अगर वो पूरा साल डेफिशिएंट होना है तो वो यहाँ भी पड़ा रहे, यहाँ लाकर 12 महीने करो, आंसर तो इस टोटल में सेम ही आना है, तो वो फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मशवरा है, अगर आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो फिर मेरा जवाब भी ये है कि अगर 12 महीने भी होना है तो आप निकाल के यहाँ 12 महीने डेफिशिएंट कर लो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा आज पहले ये डिसाइड कर लें, जनरल एंट्री फिर बाद में करते हैं, ये डिसाइड कर लें कि ये एसिड जो बिका है इस पे हमें गेन आया है या लॉस। वैसे तो जबानी हम देख के बता ही सकते हैं। 50 में से 28 से हरिया 7 5 माइनस करो, कितना आता है? तो 21 बोल दूं आसानी के लिए, जरा ऐसे जरा राउंड करके 21 बोल दूं, यानी WDV बुक वैल्यू हमारे पास इस एसेट की कितनी है? 21 रुपए। यानी हमारे हिसाब से ये एसेट कितनी वैल्यू रखता है? 21। अब हमारी 21 वाली चीज के अगर बाजार से 12 मिले तो नफा है या नुकसान? सिंपल, ये क्या है? लॉस है। लेकिन इस तरह से नहीं, ये तो बड़ा सोचना पड़ा हमें, हम इसको लेजर से ही पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। अब सबकी तवज्जो मुझे चाहिए। लेजर पढ़ने का तरीका आपने इंट्रो में सीखा होगा, तो जिनको नहीं याद रहा या जिन्होंने नहीं सीखा था उनके लिए ज़रा मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ। लेजर को पढ़ने का तरीका क्या होता है? ये लेजर का नाम क्या है? एसेट। एसेट अकाउंट की ये कौन सी साइड है और ये कौन सी साइड है? अब एसेट अकाउंट 30 रुपए से क्या हुआ है? डेबिट। इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है? यही तरीका होता है ना लेजर पढ़ने का। एसेट अकाउंट क्या हुआ 50 से? आप ये नहीं कहेंगे इस 50 को यहाँ देख के इसके सामने डिस्पोजल लिखा हो तो आप ये तो नहीं ना कहते कि डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है।
क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है? एसेट का अकाउंट। उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है? डिस्पोजल। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट हुआ क्रेडिट। इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ? डेप्शन एक्सपेंस अकाउंट। अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट डेबिट हुआ, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ? डिस्पोजल। ये ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं हुई, ओपनिंग क्लोजिंग को एंट्री ना होती। ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा अकाउंट है? डिस्पोजल के अकाउंट की डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड। डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? यही लेजर पढ़ने का तरीका है ना। डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है? 12 से क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है 9.25 से? क्रेडिट। डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है 9.25 से? इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? अब जरा बचपन में वापस जाओ इंट्रो में और जाके मुझे ये सोच के बताओ, इनकम्स की नेचर क्या हुआ करती थी? क्रेडिट। और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट। इनकम्स और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। यानी अगर मैं यूं कहूं कि इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होती हैं, शायद किसी के उस्ताद ने उसको ये बात यूं बताई भी हो कि ये जो इनकम स्टेटमेंट बनती है, मिसाल के तौर पे इसमें जी सेल्स आ रही हैं 100 रुपए की हैं, कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 60 रुपए की है। ठीक है जी, तो जीपी कितना आ गया? 40। फिर उसके बाद कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है, मिसाल के तौर पे जो है वो 10 रुपए। कोई एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी, ये 15 रुपए, बस काफी है। और नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 15। अब असल कहानी ये थी, शायद किसी के उस्ताद ने ये बताया हो कि देखो ये डेबिट्स और क्रेडिट्स का कंपैरिजन है। इनकम्स होती हैं क्रेडिट, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। अगर क्रेडिट्स बढ़ जाएं डेबिट्स से तो आंसर क्या आता है? क्रेडिट। यानी प्रॉफिट की नेचर भी क्या है? क्रेडिट। और अगर इनकम्स कम हो जाएं, क्रेडिट्स कम हो जाएं, डेबिट्स बढ़ जाएं, तो वो किस तरफ चला जाएगा? लो, ये सारी बातें वैसे ही मैंने फजूल में की, इनका कोई मकसद नहीं था। इतनी सी बात काफी थी जो पहले बोल दिया आपको। क्या क्या कि इनकम्स की नेचर क्रेडिट है, डेबिट। यहां से कोई डेबिट बोला, अस्तगफिरुल्लाह। इनकम्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। और एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? डेबिट। यानी मैं यूं कह लूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स जाकर हो जाती हैं क्रेडिट और एक्सपेंसेस जाके हो जाते हैं वहां डेबिट। फिर इन क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर करते हैं। अगर इनकम्स बढ़ जाएं यानी क्रेडिट्स बढ़ जाएं तो प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट की नेचर भी क्रेडिट है क्योंकि वो कैपिटल में ऐड होता है और कैपिटल की नेचर क्रेडिट है। याद आ रही है इंट्रो की बातें? ठीक है, वैसे ही ये बातें फजूल में कर रहा हूं मैं, जरा ऐसी बात बढ़ा दी। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि इनकम्स की नेचर चूंकि क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आएंगी? यानी अगर कोई इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेगी और अगर एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेगा। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, डिस्पोजल का अकाउंट 9.25 से क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इनकम से होगा या एक्सपेंस से होगा? इनकम से होगा या एक्सपेंस से होगा? अब ये एक्सपेंस का नाम बेसिकली लॉस ऑन डिस्पोजल है। लॉस भी एक एक्सपेंस ही है, नुकसान ही है ना। लॉस ऑन डिस्पोजल इज एन एक्सपेंस। खर्चा, खर्चा ऐसा खर्चा नहीं है पर नुकसान तो है। ठीक है ना? तो ये प्रॉफिट लॉस में जो फिगर 9.25 की गई है, ये एंड वालों को नजर ना आए इस वजह से छोटा नहीं लिखता मैं। लॉस ऑन डिस्पोजल है। ये क्या है जी? लॉस ऑन डिस्पोजल। अब ये सारे सवालों में इसी तरफ आया। क्या मतलब? हर सवाल में जो डिस्पोजल किया उसका आंसर क्या आया? डिस्पोजल पर आपको क्या आया? लॉस। ठीक है, तो क्या ऐसा ही होता है हमेशा? ऐसा नहीं होता, गेन भी आता है। ये इस तरफ इसलिए रखा था ताकि आपको ये याद हो जाए गैर महसूस तरीके से कि जब भी डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो ये लॉस हुआ करेगा। ठीक है ना? बात समझ आई है? ठीक है। अब अगर इसी डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर कभी ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ जाएगी तो वो क्या होगा? गेन। ये तो अब आपको वैसे याद हो गया ना, क्योंकि हर बार क्रेडिट वाली साइड पे बैलेंसिंग फिगर आने का मतलब लॉस था। लेकिन आप पढ़ के भी देख ले, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट होगा, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? क्रेडिट। और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट किससे होता है? इनकम से। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल आपने किए इन सब के अंदर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस फिगर गई थी, ये क्या था? लॉस। ये क्या था जी? लॉस था। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं इस सवाल के, एक ही साल के बनाऊंगा। ठीक है,
तो इनकम स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा 2000। ठहर जाओ, नोट करने की मुसीबत पड़ जाती है, देख तो लो पहले क्या लिख रहा हूं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? 26.25। ठीक हो गया जी। ये पुराने वाला पहले कर लेना काम। और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करूं तो बैलेंस शीट में एसेट का क्लोजिंग 260 है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इसमें से माइनस कितनी होगी? 97.5। बुक वैल्यू ठीक है। अब ये वो काम है जो अभी तक हमने किया हुआ है। ठीक है, नई चीज क्या है? ये है एसेट डिस्पोज हुआ है। एसेट के डिस्पोज होने पर कभी इनकम भी आ सकती है यानी गेन भी, और एक्सपेंस भी आ सकता है यानी लॉस भी। आज हमारे पास क्या आया हुआ है जी? लॉस आया हुआ है। तो सिंपली यहां पर लिख लो लॉस ऑन डिस्पोजल। कितना है जी? 9.25। ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंसेस में जिस तरह कोई और एक्सपेंस जाता है वैसे ही ये भी चला जाएगा। और अगर यही इनकम होती तो यहां पे लिखते गेन ऑन डिस्पोजल और उसको शो कर देते पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, कोई मसला? ये जो लॉस है ये तो पिछले सालों को भी साथ है, मगर इसका क्या ये जो लॉस है 2.7, क्या हम पिछले सालों से इस एसेट को बेचते आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? कैसी बात कर रहे हो यार? एसेट आज बिका है, इस वक्त बिकने पर उसके ऊपर गेन आता है या लॉस आता है? पिछले सालों का भी लॉस है, हद हो गई। ये थोड़ा सा एसेट ले जाओ, ये टायर ले जाओ, तुम गियर निकाल के ले जाओ, तुम स्टेयरिंग आज ले जाओ, तुम गाड़ी बेच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, इसलिए गेन थोड़ा थोड़ा। समझ आई है? अच्छा जी, यहां तक कोई मसला है तो पूछें, नहीं तो फिर आज डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भी सीख लेते हैं। लो भाई, एक जरूरी ऐलान, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। दुम्बी सिटी और जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, ये सही, इसने गोलियां शुरू की हुई हैं, काम कुम कराता कोई नहीं। और फिर भाई देखो, आपको मैंने 4 स्टेप्स लिखवाए थे डिस्पोजल के, वो 4 स्टेप्स दरअसल जर्नल एंट्री थे। ये दूसरा इम्पैक्ट नहीं, दूसरा इम्पैक्ट लें तो डिस्पोजल अकाउंट बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं जो 4 स्टेप्स थे, इटसेल्फ 4 स्टेप्स जो थे वो 4 स्टेप्स जर्नल एंट्री कहलाते हैं। तो जर्नल एंट्री आपको आती है, जर्नल एंट्री क्या है जी? 4 स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल, यानी कि वो 4 स्टेप्स दरअसल 4 इम्पैक्ट्स हैं जर्नल एंट्री के। कैसे? देखिएगा जरा। डेबिट क्रेडिट दो इम्पैक्ट्स होते हैं ना जी। स्टेप 1 बताइएगा जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। लो जी, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितने से? 50 से। ऊपर मत देखो, आंसर वही आएगा। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। ये हमें वर्किंग से कैलकुलेट करना पड़ा, वर्किंग 1 की, और हमारे पास 28.7। ऊपर नहीं देखना, इसको कंपेयर नहीं करना बिल्कुल फिलहाल, ठीक है ना। मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ सिर्फ। स्टेप 1 में कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट की। स्टेप 2 में देखो जर्नल एंट्री है ना। आप एसेट खरीदने के पहले दिन मैंने एसेट खरीदने की जर्नल एंट्री क्या की थी? मैंने लिखा था एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, यही थी ना जर्नल एंट्री? बोलो, इसमें ये जर्नल एंट्री ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या कहा था जी? एसेट को बढ़ा लो डेबिट, तो एसेट का अकाउंट डेबिट हुआ। तो ऐसे ही जब मैंने ये बोला है स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो ये जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी ना। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया एसेट की कॉस्ट से, और स्टेप 2 में अक्यूमुलेशन अकाउंट को क्या किया जी? डेबिट किया उस एसेट की सारी डिडक्शन से जो हमने इस वर्किंग से निकाली। कितनी है जी? 28.75।
यहां दूसरे इंपैक्ट नहीं आ रहे, ये स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट बेचा है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश ना, डिस्पोजल का तो नाम ही कोई नहीं। कैश का अकाउंट 12 रुपए से डेबिट हो गए। ये 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप 1, एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ। स्टेप 2, एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट हुआ। स्टेप 3, कैश रिकॉर्ड हुआ। यही 3 स्टेप्स हुए ना। चौथा स्टेप मैंने क्या कहा था, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। अब वो बैलेंसिंग फिगर पहले हम जनरल लेजर से निकाल रहे थे, अब हम जनरल लेजर नहीं बना रहे बल्कि हम जनरल एंट्री कर लें, ठीक है ना। जनरल एंट्री के अंदर अगर आप गौर करें तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इस जनरल एंट्री में बराबर नहीं है। ये तो डुअलिटी कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया। डेबिट और क्रेडिट तो जनरल एंट्री का बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। अब अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आती है, डेबिट साइड पे, दोनों तरफ आ सकती थी, लेकिन फिलहाल देखें तो कौन सी साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड। जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड हैवियर है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां डालनी पड़ेगी, कितना, 9.25। तो ये 9.25 फेंक दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जरा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो ये गेन होगा या लॉस होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जनरल एंट्री करें तो आंसर और आए, डिस्पोजल अकाउंट से आंसर और आए। एक ही बात के दो तरीके हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या किया जी, बैलेंसिंग फिगर फेंकी है। और खैर ये तो ज्यादा आसानी से समझ आ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है स्टेप 4 में, डेबिट। क्या हुआ है, डेबिट। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लॉस है। तो उल्टा यहां से पढ़ना ज्यादा आसान है इसकी निस्बत। यहां पे तो हम कहते हैं डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट, तो इसलिए लॉस। यहां पे तो जनरल एंट्री खुद ही बता देती है प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है जी, डेबिट। तो लॉस ऑन डिस्पोजल, इधर ही, वहां पे भी लॉस ऑन डिस्पोजल ही था, ठीक है। तो ये भाई एक ही बात करने के दो तरीके हैं, या आप जर्नल एंट्री करते हैं या आप डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं। दोनों में से कोई एक काम किया जाता है, दोनों काम नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। अब कौन सा काम करेंगे, जो पर्चे में रिक्वायर करेगा। अगर पर्चे में कहे डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ गेन लॉस निकालने के लिए, तो जर्नल एंट्री करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। पर्चे में कहे कि जर्नल एंट्री करो गेन लॉस निकालने के लिए, ठीक है, तो डिस्पोजल का अकाउंट बनाने पर नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, पर्चे में खामोश है तो फिर आपकी मर्जी है, फिर क्या करोगे वैसे अगर खामोश होगा तो? पहले बना लिया इसलिए कह रहे हो, वरना ये ज्यादा आसान है, वरना मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा आसान है। पहली दफा देखिए ना, इसलिए मुश्किल लग रही है भाई। पहली दफा तो आपने जब 2 स्टेप्स किए थे तो पहले दिन जाते हुए परेशान ही थे आप, तो ये तो पहली दफा देखिए, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ आपको ये जनरल एंट्री देखो, जिंदगी पहली बार देख रहे हैं। वरना चले ठीक है, दोनों ही आसान है, मुश्किल दोनों में से कुछ है ही नहीं, आप फैसला नहीं कर पाएंगे, इतने दोनों इतने आसान है कि फैसला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहरहाल इन दोनों में से कोई एक काम करना होता है, क्योंकि दोनों का मकसद सेम है, दोनों ने ही आपको गेन लॉस निकाल कर दिया, देखो आंसर सेम है, ठीक है। ये आसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप वैसे ही एक ट्रांजैक्शन पढ़ के डायरेक्ट उसकी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, वही तो स्टेप्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आपने दूसरे इंपैक्ट्स डाले हैं अपने स्टेप्स के और गेन लॉस निकाला, ठीक है ना। किसी बच्चे को ये जनरल एंट्री समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करें, इसमें क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा। फिर मैं तो स्टार्ट से तकरीबन 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से शुरू कर दूं पढ़ना, बोले ना कोई पॉइंट होता है। देखिए क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करने का तरीका भी हमें क्लास में आना चाहिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन करना है, आपने कहना है जी मुझे ये क्रेडिट होना समझ नहीं आया, या मुझे ये डेबिट फिगर समझ नहीं आई, या मुझे बैलेंसिंग फिगर, ये होता है ना, ठीक है। एक जनरल एंट्री समझ नहीं है तो फिर मैं शुरू से, जनरल एंट्री क्या है, स्टेप्स। आपका पहला दिन तो नहीं है, हमने स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल पढ़े थे, आपने लिखे हुए हैं स्टेप्स। जनरल एंट्री स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल ही है। स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल के अंदर हमने क्या कहा था, स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्या किया था, बोलो 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 बोलो, क्रेडिट। तो यहां पे एसेट अकाउंट को क्या किया हुआ है मैंने, क्रेडिट, एसेट की कॉस्ट। स्टेप 2 में मैंने क्या बोला था, अक्यूमुलेशन को डेबिट करेंगे उसकी सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड डेप्शन से। यहां पे हमने क्या किया हुआ है, अक्यूमुलेशन अकाउंट को जनरल एंट्री करनी तो आती है ना, जनरल एंट्रीज करनी तो आती है ना, ठीक है। तो जनरल एंट्री ऐसे ही होती है, अक्यूमुलेशन डेबिट हुई, कैश डेबिट हुआ, एसेट क्रेडिट हुआ, जो बैलेंसिंग फिगर आई वो गेन भी हो सकती है, लॉस भी। अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे गिरती तो ये गेन था, डेबिट साइड पे गिर गई तो ये लॉस है, ठीक है। अब इसमें से आपको स्पेसिफिकली किस पॉइंट की समझ नहीं आ रही वो मुझसे पूछें।
ऐसे कैसे समझ आ गई अब? जी देखें, ये बात ज़हन में रखिए, सवाल जितनी बार मर्जी पूछे, मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक मामला कभी कभी जो आता है, स्टार्ट में आता है, फिर बच्चे जरा गेज हो जाते हैं। स्टार्ट में आता है, वो क्या होता है, मैं तकरीबन 1 घंटा एक बात पढ़ाता हूँ यहाँ से लेके मिसाल के तौर पे यहाँ पे खत्म करता हूँ, तो हाँ जी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें। एक बच्चा खड़ा हाथ करता है, जी समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सर सारा समझ नहीं आया। अल्लाह के बंदे, सारा समझ नहीं आया होता, नॉर्मली होता एक आधा पॉइंट होता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन करें चाहे 10 बार करें, कोई मसला नहीं है। इस पूरे मामले में से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ये बैलेंसिंग फिगर कैसे निकली, अगर ये समझ नहीं आ रहा, इस तरह से आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्लियर है तो आगे चलते हैं, वरना फिर पूछ लो इसमें से प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन? चलें आगे। ये ट्राई कर लें एक दो सवालों पे। मैंने आपको हर जगह पे कहा था जरा जगह छोड़ छोड़ के आना। छोड़ छोड़ के आए थे जगह? नहीं छोड़ छोड़ के आए थे? क्यों नहीं छोड़ छोड़ के आए थे? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहां पे। ये कल क्वेश्चन आपने किया था ना, मैंने और आपने मिलके किया था। ये जो डिस्पोजल अकाउंट है ना, मैं कहता हूं पर्चे के अंदर, यार ये बहुत ज्यादा ऊंची आवाज लगती है, कभी यहां से ऊंचा कर दिया आपने इसको। जी बेटा, हमारे दो सवाल कहां से आया है? जी जी भाई ने कल रेड शर्ट पहनी हुई थी, उसी से सवाल आया ना ये। हाँ अच्छा भाई, बात ये है कि अभी हम 2 डिस्पोजल पे पहुंच गए हैं, देख लेते हैं क्या करना। जी 2 डिस्पोजल हमारे कल वाले सवाल के अंदर। कौन सा सवाल? क्वेश्चन नंबर 24। 2 डिस्पोजल्स, छुपा दो डिस्पोजल अकाउंट्स को। थोड़ी देर के लिए मैं यूं छुपाता हूं डिस्पोजल अकाउंट्स को। ठीक है जी, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। समझो डिस्पोजल अकाउंट बना हुआ ही नहीं और मैंने बनाना भी नहीं है। मुझे सवाल ने कहा, ये सवाल सामने रख के रिक्वायरमेंट कर दी, पास जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। तो जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल क्या है? स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल। हम 1 बाय 1 शुरू कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है जी? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अब इस सवाल के अंदर हम फिलहाल बात कर रहे हैं इस येलो वाले डिस्पोजल की। ठीक है जी, डिस्पोजल की कॉस्ट 5000 है। मैं इधर आया, मैंने आकर यहां पर, अच्छा आपको ना यहाँ शायद ये मसला भी आया हो कि जी तरतीब क्या रखें हम। आप भाई कोई मसला नहीं है, जो मर्जी तरतीब रख लें, जर्नल एंट्री करनी है ना आपने, कि जी आप पहले एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, फिर आप जो है वो कम्युनिकेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे थे। हमें तो ये बात समझ नहीं आई, हम तो इस तरतीब से चलना चाहते, भाई जिस मर्जी तरतीब से चलो, जर्नल एंट्री मुझे सही चाहिए बस। ठीक है ना, आप पहले क्यूमुलेट ऑप्शन लिख लो, कोई मसला नहीं। अच्छा एक और बात बताऊं, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल करने का ज्यादा आसान तरीका पता है क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलने की बजाय 2 एक दिन में ना आपको, मतलब आज के दिन वीकेंड लगाओगे ना, आपको इंशाल्लाह जर्नल एंट्री याद हो जाएगी। तो जब भी आप सवाल के अंदर जर्नल एंट्री शुरू करो, आप पहले इस तरह से लिख लिया करोगे। ये हमेशा ऐसे ही रहना, कभी चेंज नहीं होना। डिस्पोजल हो तो कभी अक्यूमुलेट एक्शन ने क्रेडिट नहीं होना, हमेशा डेबिट ही होना है। डिस्पोजल हो तो एसेट अकाउंट ने हमेशा क्रेडिट ही होना है, डेबिट नहीं होना। ठीक है, कैश भी सिंपल डिस्पोजल, अभी एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, तो मंडे को इंशाल्लाह देखेंगे। सिंपल डिस्पोजल हो तो कैश ने डेबिट ही होना है। तो ये 3 स्टेप्स पहले ही लिख लिया करो। ये 3 स्टेप्स लिख लोगे पहले, तो फिर सिर्फ फिगर्स ढूंढनी पड़ेंगी सवाल से। एसेट अकाउंट से जाके कॉस्ट ढूंढोगे, फिर एक्यूमुलेशन उसकी कैलकुलेट करोगे, फिर कैश निकाल के यहां लिखोगे, और बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस निकल आया करेगा। तो ये तरतीब इंशाल्लाह 2 दिन में आपकी बन जाएगी। फिर आप कहोगे हाँ जर्नल एंट्री ज्यादा आसान है लेजर से। फिलहाल तो पहला दिन था ना। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? तो ये मैं कह रहा हूं कि इस तरह से आप जर्नल एंट्री पहले लिख लेंगे, इसको करना आसान है। लेकिन मैं फिलहाल ऐसे नहीं लिख रहा, फिलहाल तो पहला दिन है ना, तो मैंने इसको मिटा दिया और हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है जी, स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। अब जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है जी? 5 रुपए। ठीक हो गया जी, साथ साथ चलो। ठीक है, नेक्स्ट
we will debit the step 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale. अब ये जबानी फिगर नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं होती, इसे कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये कैलकुलेट हमने की हुई है ऑलरेडी इत्तेफाक से वर्किंग वन में, ठीक है। ये 2.125 क्या है, अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल, ये हमने वर्किंग वन में कैलकुलेट की, मैं डिस्पोजल का अकाउंट छुपा चुका हूं, ठीक है ना। तो ये आ गया 2.125 125 जी, बड़ा महंगा हो गया जी। अच्छा जी, तो तुम्हें क्या टेंशन है यार, तुम CD70 ले लो। अच्छा जी, बाकी यार बहुत महंगाई हो गई जी। उसके बाद कैश का अकाउंट हमारे अमाल है, बाकी अल्लाह रिस्क तो दे रहे हैं, शुक्र किया करो, ठीक है। अल्लाह पाक भूखा तो नहीं सुलाते। किसी ने पूछा गालिबन बहलोल रहमतुल्लाह अलैह से, बड़ी महंगाई होगी, किसी ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि एक दाना पता नहीं कितने दिनार का भी हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं है, पालने वाला सो मुझे पालते रहेगा, वो उसके जिम्मे है। बहरहाल परेशानी की बात तो होती है, ये हालात ऐसे ही हैं, हमारे अमाल ही हैं। एसेट अकाउंट क्रेडिट, अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। सवाल से जाकर देखना पड़ेगा कैश कितना आया, 1000 8 नहीं 1000, ठीक है, 1000, ओके। तो कैश क्या हो गया जी, पैसे आने से कैश अकाउंट क्या हो गया जी, डेबिट, कितने से, 1 से। और अब अगर आप इस एंट्री, इस जनरल एंट्री को गौर से देखें ना, गौर से, तो ये जो ए बेचारा ऊपर रह गया, ठीक है, अगर आप ये गौर से देखें तो इसमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो हम कहते नो गेन नो लॉस, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारी जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड हैवियर बन रही है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट साइड पे कुछ फेंकना पड़ेगा। कितना, 1 पॉइंट। अब मुझे नहीं पता लेजर में क्या आंसर है, क्योंकि लेजर तो मैं बना ही नहीं रहा। अब ये जो फिगर बैलेंसिंग आई है, ये क्या है जी, बैलेंसिंग क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर जो आई है, इसे चुप करके कहां फेंक देना होता है, प्रॉफिट एंड। तो अगर जर्नल एंट्री मांग लेना, सिर्फ जर्नल एंट्री, तो आपको ये सोचने की कतन कोई जरूरत नहीं है कि जो बैलेंसिंग फिगर निकली है ये गेन है या लॉस है। ये सिर्फ तब सोचना पड़ता है आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो कि ये गेन है या लॉस है, वरना तो जनरल एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया है मैंने, गेन है या लॉस है, कहां जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो चला गया, बस ठीक है। मैं क्यों सोचूं कि गेन है या लॉस है, एक बात कर रहा हूं, लेकिन ये क्योंकि शुरू है ना, इसलिए ऐसे कह रहा हूं। थोड़े देर से बाद तो वैसे ही आपको तजर्बा हो जाएगा, आप एंट्री देखते ही कह देंगे ये गेन है या लॉस है, ठीक है। ओ अच्छा जी, मेरा अपना पाऊं, वैसे मजे का काम था, एक बार हुआ, एक बार करके देख के। अच्छा जी, जी एक बार फिर नहीं, लेकिन अब टिकट लगेगा। जी, पहला डिस्पोजल हो गया क्लियर, दूसरे डिस्पोजल को देखते हैं। अब दूसरा डिस्पोजल ना आप जरा जल्दी से एंट्री कर लें। ये क्या, नरेशन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट रिकॉर्डेड, एसेट डिस्पोज्ड भी हो सकता है सिर्फ। और बताओ नरेशन क्या होती है, मैंने पहले दिन ही बता दिया था, नरेशन क्या है, जो किया है वो लिख दो। अब क्या किया आपने, ये एसेट डिस्पोज किया है तो लिख दो एसेट डिस्पोज, डिस्पोजल ऑफ एसेट। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्पोजल नंबर 2। बस ये है कि आपको मैं इतनी मेहरबानी कर देता हूं आप पे कि ये वर्किंग चूंकि आपने की हुई है, इसलिए बता देता हूं कि 0.65 एक्यूमुलेटेड डेप्शन आनी है, 0.65। बाकी ये डाटा आपके सामने है, जल्दी से जनरल एंट्री पास करें। हाँ जी, कर लें मेरे चांद मसले वाले भाई, क्लियर हुआ है, जनरल एंट्री कर लोगे अब, पक्की बात है ना, देख लो, वरना मैं आ जाता हूं पर्सनली भी। ओ डिस्पोज फिक्स एस, अपना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिस्पोजल भी करना है, बस करो अब। ये देखो जी, जल्दी से स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द, अच्छा चलो अब थोड़ा सा मैंने कहा वो वाला काम भी कर लेना जो फायदा देगा, ठीक है। चलो कल करेंगे, आज स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, कल करेंगे जी।
स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसिड डिस्पोज्ड ऑफ। तो एसिड की कॉस्ट सवाल से गिवन मिलेगी 2000 है, एसिड अकाउंट क्रेडिट हो गया 2000 से। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulation of disposal from date of purchase till date of sale। ये वर्किंग नंबर 2 में 1 2 में हमने निकाल ली हुई है। अगर ये पहले सवाल ना हुआ तो ये निकालते स्टेप पे आके, ठीक है ना, निकालनी पड़ती ना फिगर, तो तब भी निकालते थे जब स्टेप 2 लिखने लगते थे, ठीक है। तो 0.65। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश आया है 5 रुपए, कैश का आना कैश अकाउंट में डेबिट 0.5, सॉरी जी। और स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश आज भी सबसे आगे, रेस लगी हुई है टूथपेस्ट की जी। 0.5, ठीक है जी। तो अगेन क्या है जी, लॉस। अच्छा अब देखो आपका रिजल्ट सेम ही होना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ 1.875 से, यानी लॉस है, तो यहां पे कोई क्रेडिट नहीं हो रहा प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर क्रेडिट साइड पे आई है, उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट ही है। सेम आंसर सेम ही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, यहां पे भी ये दोनों तरफ लॉस ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों काम बेसिकली एक ही रिजल्ट निकाल के देते हैं हमें। गेन या लॉस निकालने के लिए जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम या डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, सही है। चल जी, तो अब जितने डिस्पोजल अकाउंट अभी तक आपने बनाए हैं उनके करीब करीब अगर जगह जिन्होंने मेरी बात मान के छोड़ दी थी तो उसके साथ साथ एंट्रीज कर सकते हैं। छोटी छोटी कर लेना, चुन्नी चुन्नी कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लेंगे उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। क्या अल्लाह वालों जगह बची हुई है जी। ये 2 सवाल करने हैं हमने और टाइम है हमारे पास सिर्फ आधा घंटा। लीगल आधा घंटा लीगल है ना, बाकी तो 5-10 मिनट ऊपर वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। 35 मिनट है अभी, यस। ओके क्वेश्चन देखिए जी, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है। ये पहले ही मैं करूंगा फिर आप नोट कीजिएगा, ये फिर पहले आप करेंगे फिर मैं नोट करूंगा, ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर चलेगा। ओके चले 34 पहले मैं कर देता हूं। फ्लोइंग बैलेंसेस हैं, बह रहे हैं, पकड़ लें आप। रहमत के बैलेंसेस जी, 1 जनवरी 12 पे ओपनिंग बैलेंसेस हैं। एसेट 900, अकोमोडेशन 200। एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन यकम अगस्त 12। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 एज ऑन यकम 4/9। पुरानी बात है ना, जो कॉस्ट 80 थी यकम 4/9 पे, हम तो 12 में खड़े हैं ना, इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 12। हमारे साल में बिक गया है फॉर 45,000 ओनली। रेट इज 10%। चेंज हो गया काम, चलो चेंज हो गया तो फिर भाई वो डस्टर किधर है, मेरा डस्टर किधर है, ये जज़ाकल्लाह। देखो अब कमाल सुस्तियों का, एक ही डिस्पोजल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जरूरी होता है, बताना है ना एग्जामिनर को कहां से ये फिगर आई, किसने सवाल पूछा है। एक और दिन मैंने शायद आप लोगों की क्लास में नहीं बताया तो दूसरी क्लास में बताया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये फिगर सही हो, ये सही हो, ये मंथ्स गलत लिख दी हो। अब इस फिगर के 1.5 नंबर है और यहां पहुंचाने का आधा नंबर है, टोटल इस एडजस्टमेंट के 2 नंबर हैं, तो आपको ये गलती के 0.5 मार्क्स यहां कटने के बाद इसका 1 नंबर भी मिलेगा और ये आधा नंबर वहां गलत फिगर पहुंचाने का भी, 2 में से 1.5 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वर्किंग करते ही नहीं है तो फिर यहां पे गलत फिगर देख के वो कहेगा चलो जी ठीक है 2 नंबर काट लो। बाकी आपकी मर्जी है, अब आप खुद फैसला कर लें रेफरेंस देना जरूरी है या नहीं है। फजाइल सुनाने चाहिए उम्मत को, है जी, अमल पे फिर खुद ही उम्मत तैयार हो जाती है। क्या ख्याल है, ये करने पे क्या मिलेगा ये बता देना।
खुश हो गए, फिर वो अमल कर लेते हैं लोग। ठीक है जी, ये सवाल हो रहा है, पता है आपको? शुरू करें सवाल, मैं तो कहता हूं आप लोग। एक ही एडिशन है, एक एडिशन एक डिस्पोजल है ना। कितना जबरदस्त सवाल की नकल हुई है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे। अब अगर साकिब आ गया होता तो ये काम साकिब कर देता, मुझे करने की भी जरूरत न पड़ती। चलें जी, ओपनिंग 1 जनवरी 12 पर 900 और 200 जी। 1 जनवरी 12 ब्रॉड डाउन 900 चूहे वाला, और 1 जनवरी 12 200 बिल्ली वाला। नहीं समझ आई क्या, कहां पे लिखा हुआ बिल्ली वाला और चूहे वाला? आगे समझ। अच्छा जी। एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन 1 अगस्त 12 जी। बोले अमाउंट क्या है? 90। सवारी 90 ना 90 स्पीड 190। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 1 अगस्त 12। शुक्र है फिर ईयर एंड 31 दिसंबर पे आया है ना। हाँ, होमवर्क एग्जाम्पल में भी 1 अक्टूबर वाला साल नहीं था, होमवर्क में आ गया। कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है, कर लेंगे आप इंशाल्लाह। कौन सा सवाल कर रहे थे हम जी? अच्छा सॉरी, वापस आए। एन एसेट कॉस्टिंग 80 विच एज ऑन 1 अप्रैल 9, पुरानी बात है। 1 अप्रैल 9 को हमने एक एसेट 80 का खरीदा था, वो 30 जून 12 पे 45 का बिक गया। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। कोई भी नोट नहीं करेगा, सब देखेंगे इस वक्त इस सवाल कैसे होना है, ठीक है ना। ओके जी, 80 से एसेट अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दो। 30 जून 2012 जी। कोई पहले स्टेप में फर्क नजर आया हो तो बता दें, यानी पहला स्टेप तो सेम ही, ठीक हो गया। स्टेप्स सारे ही सेम है, मजे की बात है, सुकून हो गया, ठीक है। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। इसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट को, ठीक है जी। और ये फिगर हमें कैलकुलेट करना पड़ती है बस। तो 30 जून 12 और यहां भी 30 जून 12 और यहां पे लिख देंगे डिस्पोजल वर्किंग 1 इसकी करेंगे, ठीक है, सही है। अब ये फिगर बस हमने निकालनी है। तो 80 की कॉस्ट है और रेट कितना था? 20 10। अच्छा 20 अगले में 10% रेट है तो मसला ही कोई नहीं है। 80 इंटू 10% 1 साल की डेप्शन आ गई। डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2008, डेट ऑफ सेल है 30 जून 2012, ईयर एंड 31 दिसंबर है। तो पहले साल में कितने महीने चला? दूसरे में पूरा साल, 10 वाले में, 11 वाले में, 12 वाले में। फिर चेक करो सही है, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो सही है। तजर्बाकार लोग चुप रहे जी। कितने मंथ्स आ गए और कितने ईयर्स आ गए? 4.25 ईयर्स। बोलो, ये 4.25 ईयर्स को यहाँ पे आंसर बता दो प्लीज, क्या हुआ? असल मसला ये हुआ कि ये सहूलत मैसर नहीं है हमें। मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन बराबर नहीं होती है कि 1 साल की डेप्शन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो सारी जिंदगी से। तो आपके मतलूबा सवाल में ये वाली सहूलत आज मैसर नहीं। यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर खुदा ना खास्ता आ गया तो आपको यहां पे शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होगा।
कोई अगर बच्चे निकाल भी लें शॉर्टकट तो मैं वो फिलहाल उसकी तरफ नहीं जाऊंगा डिस्काउंटिंग यूज करके। मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना, शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है तो जमाई नहीं लेनी। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आप शॉर्टकट से एक्यूमुलेशन नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको डिटेल्ड वर्किंग करना पड़ेगी। वही डिटेल्ड वर्किंग जो आपने सीखी थी स्टार्ट में जब ये मेथड आप आए थे। तो पहली चीज जो चेंज हुई वो है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल वाली वर्किंग इस मेथड में आकर। ठीक है, सही है। चलो शुरू हो जाते हैं फिर। ये बड़ा तफसीली काम करना पड़ता है। 1 अप्रैल 2008 को एक एसिड खरीदा था हमने, बोलो 80 का। नहीं अब मुझे तसल्ली हो जाए, हाँ 9 है। 1 अप्रैल 2009 पे खरीदा था, तो ईयर एंड पहला आया होगा 31 दिसंबर 2009। अब मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो तो पहले साल तो ग्रेड कॉस्ट भी लगेगा ना, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन निकालनी है 80 इंटू 10%, पूरा साल नहीं, 9/12। जी बोले, बड़ा वैसे मारा है कल उन्होंने 6 पे 6। फाइनल बनाया मुझे तो लगता है इन्होंने, लेकिन उन्होंने भी आखिर ही धोया, पता नहीं। मुझे लगा उनको ये नहीं याद रहा था 20 ओवरों का मैच है, मुझे लग रहा था वैसे देख। अच्छा सुने 74, अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो भाई 80 पे 10%, 8 की डेप्शन आती जाती ना बराबर। बोले नहीं भाई, बोले नहीं प्लीज, हो गया जो होना था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसी वजह से तो शॉर्टकट नहीं लगा, हर साल डेप्शन में बदलना है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 10 ईयर एंड आया, डेप्रीसिएशन के लिए 74 इंटू, राउंड कर दूं क्योंकि ये सवाल तो मैं करवा रहा हूं ना, ये तो किसी ने ना किया होगा कि वो डिफरेंट कर बैठा होगा, तो राउंड कर रहा हूं, ठीक है, राउंड कर रहा हूं। 7.4 की बजाय इसको 7 लिख दिया। कोई मसला तो जाए निकल जाए क्लास में। बुक वैल्यू 67। अब आप कहोगे अगले वाले को भी 7 करने लगा, ये कहूंगा तो ठीक है। 31 दिसंबर 11, कोई पॉइंट नहीं मैंने यूज करना सवाल में, आज मेरा ये टारगेट है, ठीक है। 31 दिसंबर 11 वाले साल में डेप्शन निकालनी है, तो 67 का 10% कितना बना, 6.7, राउंड अप होकर हो गया 7, ठीक है, बस हो गया, क्या हो सकता है, 60 आ गया जी। अब 12 साल आ गया ना, क्योंकि 31 दिसंबर 12 तक ये एसिड नहीं रहा, नहीं रहे, एसिड नहीं रहे, ठीक है, कहते हैं ना। तो ये 31 दिसंबर 11 तक तो ये एसिड मौजूद था, ठीक है, यानी ये 1 जनवरी 12 तक ये इतना डेफिसिट होकर बुक वैल्यू इतनी आ रही थी 60 रुपए, ठीक है। लेकिन अब 31 दिसंबर 12 तक ये नहीं जा पाया, ऐसा ही है ना, ठीक है। किस दिन रुक गया, 30 जून 12 पे इसकी डेप्शन को रोकनी है, ये चला गया। तो 60 इंटू 10% इंटू 6/12, 6 महीने इस्तेमाल हुआ, ठीक है, कितना जी 3, और 57 आ गई जी हमारे पास इसकी बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो क्या हमें ये 57 की बुक वैल्यू चाहिए थी आज? हम निकालने चले थे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेशन होती है आज तक की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे लिख लें 6 + 7 + 7 + 3, 23 बनता है। 6 + 7 + 7 + 3 = 23, ऐसे ही है। लेकिन कभी कभी वर्किंग इससे भी लेंथी हो सकती है, और फिगर्स पॉइंट्स में हो सकती हैं, आपने कैलकुलेट की हो, या बड़ी फिगर्स हो सकती हैं, तो इसमें टाइम ज़ाया हो सकता है। इसके लिए एक शॉर्टकट है, आपको पहले दिन मैंने बुक वैल्यू का या WDV का एक फॉर्मूला लिखवाया था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद है? अब ये इक्वेशन है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, ये 3 में से कोई सी 2 चीजें अगर अवेलेबल हों तो तीसरी हम बैलेंसिंग निकाल सकते हैं।
ऐसा ही है। अब बुक वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, जिसको रीअरेंज कर लेते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप इधर ले आए और बुक वैल्यू को इधर ले आए, कॉस्ट माइनस बुक। ये फॉर्मूला लग सकता है, तो आइंदा ये फॉर्मूला लगा लिया करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला बस आप एक बार लिख लिया आपने, ठीक है, आपको याद आ गया, पर्चे में नहीं लिखा करेंगे। पर्चे में तो ये वर्किंग जब एंड हुआ करेगी, यहां पे यूं लिखा करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है जी, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। बस ये वर्किंग शो कर दी एग्जामिनर को, आपने आंसर क्या आया 23, तो वो 23 ही निकल आया करेगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा करेगी मल्टीपल डेप्रिसिएशंस की। इनमें गलती के चांस भी ज़्यादा हैं, फिगर्स बड़ी हो सकती हैं, टाइम होता है, ठीक है। तो सिंपल कॉस्ट भी अवेलेबल है, आखिरी बुक वैल्यू निकालिए, दोनों का डिफरेंस लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए। तो पहला फर्क क्या आया जी आज, वो जो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल शॉर्टकट से निकालते थे, आज उसके ऊपर हमें अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ा, लेकिन निकल आई फिगर, ठीक है। तो स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट, डेबिट भी हो गया इधर। स्टेप 2 वी विल डेबिट द अक्यूमुलेशन अकाउंट ऑफ डिस्पोजल, अक्यूमुलेशन अकाउंट विद अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। और आज इसके लिए हमें रुलना पड़ा, ठीक है, ये फिगर निकाल ली, डन। तो 23 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट, ठीक है, और डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। अब डिस्पोजल खत्म कर सकते हो आप यहां पे, ठीक है ना। 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश, 45 रुपए आए हैं, तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट बिल्कुल सेम चला सब कुछ, ऐसा ही है ना जी। इंग्लिश आज भी सबसे आगे, लॉस ही है 12, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंसिंग फिगर 12, ऐसे ही जनरल एंट्री भी हो जाएगी, या आपने होमवर्क में करनी है, ठीक है। तो स्टेप्स भी सेम, डिस्पोजल अकाउंट भी वैसे ही बना, सब कुछ वैसे ही हुआ, वाहिद छोटा सा फर्क क्या पड़ा, ये लंबा सा फर्क पड़ा, छोटा सा तो नहीं है जी। शॉर्टकट की बजाय आपको लॉन्ग कट से अक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकालनी पड़ी, क्लियर, ठीक है। अब रह क्या गया जी, लेफ्ट एक्सपेंस रह गया, चलो बस यही रहेगा, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। डिस्पोजल के अलावा वाला रिड्यूसिंग बैलेंस याद है, बोलो, उसमें वाहिद फर्क क्या आया था, उसमें तो ये काम भी नहीं करते थे ना, तो वाहिद फर्क क्या आया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हुए ओपनिंग एसिड्स जहां पे डेप्रिशिएट करते हैं, तो वहां पे ओपनिंग कॉस्ट नहीं ले सके थे हम, याद होगा आपको, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सिक्वेंट ईयर्स में एसिड की कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता। और ओपनिंग एसिड्स का मतलब क्या है, पुराने आ रहे एसिड, तो उनकी कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता। कहो तो मैं ओपन करके दिखाऊं सवाल, नहीं आप ना भी कहो तो मैं ओपन करके दिखाऊं, ये तो ओपनिंग कॉस्ट वाला ही चल रहा है, डिस्पोजल शुरू हो गया, यहां पे लग रहा है मुझे होगा, मिलेगा नहीं। हम्म नहीं जी, आप लोगों की नीयत लड़ गई है जी, लिखी हुई सनद गुम होगी, चले मैं कल ढूंढ के आपको वो लिखी हुई सनद दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा चलें, अगर मेथड स्ट्रेट लाइन हो तो ओपनिंग एसिड्स की कॉस्ट पर रेट लगाते हैं, और अगर एसिड डिस्पोज हो रहा हो तो हम उसमें से ऑल की कॉस्ट में से उसकी कॉस्ट निकाल देते हैं। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पे रेट नहीं लग सकता, ठीक है ना। यहाँ पे हमने रेड कलर से, मुझे याद है, लिखा था, यहाँ पे क्या कर दो, बुक वैल्यू, क्या कर दो जी। और मैंने ये भी आपको कहा था कि बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, याद आ रहा है। अब अगर बुक वैल्यू ऑफ ऑल है तो डिस्पोजल की भी कॉस्ट तो नहीं ना निकलेगी, डिस्पोजल की भी क्या निकलेगी, बुक वैल्यू ही निकलेगी। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग
बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। ये दो फर्क ही थे बस, एक वर्किंग डिटेल करना पड़ी एक्यूमुलेशन की, और दूसरा ओपनिंग एसिड्स की डेप्रिसिएशन निकालते हुए बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स को माइनस करना होता है। ठीक है, और सही है। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स से कैसे निकलेगी, बोलो? ये कॉस्ट 900 माइनस एक्यूमुलेट ऑप्शन ओपनिंग जो है 200, यानी ओपनिंग डेट पर बुक वैल्यू कितनी है 700। कितनी है 700। लेकिन मैं 700 डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं तरतीब को नहीं छोड़ रहा, जैसे करते थे वैसे ही करते हैं। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल है 900 माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल है 200। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। इसमें से आपने माइनस करना है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को, और वो है 57। वो है 57। 57 ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं है। जो चीज यहां पे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल हमने ली है 900 माइनस 200, 900 माइनस 200 700 किया है ना, ठीक है। तो ये जाने वाले एसिड की, चलो यहां तो कॉस्ट ही पड़ी होगी, यहां पे डेप्शन कितनी पड़ी होगी, यकम जनवरी 12 तक की पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी। तो ये गलती 95% बच्चे तो कम से कम करते हैं कि यहां से 57 को माइनस कर दिया करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एडिशनल काम कर दिया कि जब भी आपका आखिरी साल आए डिस्पोजल वाला, उसमें आपने यकम जनवरी 12 लिख लिया करना है। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आप भूलोगे नहीं। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ही माइनस करोगे, जो कि 60 बनती है। इस पे मजीद बात कर लेंगे, फिलहाल तो चलो यूं समझ लो रट्टा लगा रहे हैं, एक बार इस सवाल को तो पूरा करें। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 700 में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकाल दो 60 रुपए। जी मैं दोबारा यही अभी कहा, चलो कर लें, बाद में बताता हूं, फिर दोबारा बता दें। जी बोले 10%। आंसर 64। भाई देखो, ओपनिंग बुक वैल्यू किसने दोबारा वाला कहा, दोबारा वाला केड़ा जरा, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट 700 निकलती हुई समझ आती है। अब इसमें से आप क्या डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस कर सकते हो, समझने की बात है ना। डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है तो फिर यहां पर बुक वैल्यू भी, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू भी डेट ऑफ डिस्पोजल वाली लाओ ना। आप यहां पे 900 में से माइनस 200 नहीं कर सकते, आप सारे एसेट्स को फिर लेकर आओ 30 जून 2012 पे। अब 30 जून 2012 पर आएंगे तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ सारे एसेट्स की 30 जून 12 पे आएगी, तो फिर उसमें से आप 57 को माइनस कर लेना। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर बाद कर लेते बात, पर आपने छेड़ दिया, बात समझे हो। तो हमारे पास ये बुक वैल्यू किस दिन की है, यकम जनवरी 12 की। तो इसमें से डिस्पोजल की बुक वैल्यू किस दिन की निकालनी है, यकम जनवरी 12 की। तो मैंने कहा ये गलती ना लगे आपको, इसलिए आखिरी वाली डेप्शन से पहले आप अपने साल की स्टार्टिंग डेट लिख लिया करो बुक वैल्यू के साथ, ताकि ये आप 60 ही उठाओ, 57 उठाने वाली गलती ना करो। वरना पर्चे में बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे ये गलती कर देते हैं, अगर ये काम की आदत खुद को ना डाली हुई हो, या उस्ताद यहाँ पे स्ट्रेस ना देता रहे। ठीक है ना, सही है। अब समझ आई है सबको। अब मैंने दोबारा बात कर ली जी, है कोई क्वेश्चन किसी का भी? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी है, संडे को मंडे को भी आना है, फिर देखेंगे भी सही इसको, कोई बात नहीं। जी बोले 64 क्लियर है। उसके बाद क्या है जी, अब मेथड जो सा मर्जी हो भाई, एडिशन के वक्त तो मसला ही कोई नहीं। ठीक है, एडिशन कितना है जी 90। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस दिन आया ये एसिड, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने। और भाई समझ नहीं आई आप लोगों को, किसको समझ नहीं आई, ना बोलते हैं कि समझ नहीं आई, और ना ही कोई मतलब ऐसे लगता है पता नहीं स्टन हो गए कुछ, इतना मुश्किल काम। मुश्किल काम क्या हुआ है, सिर्फ ये वर्किंग डिटेल्ड हुई है। यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ले ली है सारे एसेट्स की, और उसमें से माइनस कर दिया बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, और तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों परेशान हो गए आप लोग। एक हफ्ते में मैं डिस्पोजल पे पहुंचा हूं, वैसे आपस की बात है। अल्लाह माफ करे, अपने हालात देख ले जी। 3.75। उसके बाद क्या होता था जी, ऑन डिस्पोजल्स। अच्छा आप बच्चों इधर देखो, ये 60 लिखने का एक और फायदा भी देखो। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर तो कॉस्ट के ऊपर रेट लग ही नहीं सकता,
तो बुक वैल्यू पे रेट लगता है ना, देखो किस पे लगा हुआ, 60 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे जी, 80 नहीं, 80 पे रेट नहीं लग सकता, क्योंकि मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस, और ये पुराना एसिड है जिसका ये पता नहीं कौन सा वाला साल है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे फिर, 60 बुक वैल्यू पर रेट लगाओगे 10% और 6/12, आंसर 3। अब कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं हम, ये काम ऑलरेडी एक जगह करके सवाल के अंदर दोबारा कर रहे हैं, तो ऐसे हम नहीं किया करेंगे, पर्चे के अंदर ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो एक बार वर्किंग कर ली उसे क्रॉस रेफर कर दो, यहाँ पे बल्कि ठहरो ठहरो ठहरो, लिख के काटें 60 इंटू 10% इंटू, जी ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो यहां पर हम क्या किया करेंगे, जस्ट यहां पे वर्किंग 1 लिखेंगे और यहां पे आंसर लिख दिया करेंगे 3, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कल परसों ये बात की थी कि ये वाली वर्किंग पहले करने की आदत डाल लो। स्ट्रेट लाइन में तो मसला नहीं है, पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ये वाली वर्किंग डेफिनेट एक्सपेंस निकालने में हेल्प करती है। 2 फिगर्स यहां से यूज होती हैं। पहली फिगर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ये आखिरी डेफिनेशन से पहले वाली बुक वैल्यू माइनस होती है यहां पर, एक तो ये फिगर यूज होती है इस वर्किंग से निकलकर उधर, और दूसरा फिर आखिरी वाली डेप्रिसिएशन भी एज इट इज उठाकर हम यहां पर लिख सकते हैं। तो ये 2 फिगर्स, ये वाली बुक वैल्यू और ये वाली डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर यूज होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा था आदत ये बना लो कि ये वर्किंग 1 पहले किया करो और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को वर्किंग 2 के तौर पे किया करो, ठीक है। टोटल बताएंगे 70.7, हाँ 71 करना था, अस्तगफिरुल्लाह, आपने बात याद ही नहीं कराया, 4 और ये राउंड करना था ना, राउंड, हाँ जी 71, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit 71, वर्किंग नंबर 2, 31 दिसंबर 12 ही है ना जी। तो 31 दिसंबर 12 पे एसेट का क्लोजिंग 910 और accumulated depreciation का क्लोजिंग, परेशान ना हो, अगला सवाल आप होमवर्क में कर रहे हैं, मैं नहीं करवा रहा, मैं जरा रुक के अगले 5-7 मिनट आपको इस पे नॉर्मलाइज करने लगा हूं, ठीक है ना। कोई मसला है तो पूछ सकते हैं, जरा एक बार दोबारा सारी बात सुन लें फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस, तो सारा कुछ वैसे ही, सिर्फ 2 चीजों में चेंज आया है। एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल जो निकालते थे शॉर्टकट से, आज वो शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन बराबर नहीं होती है। भाई आप कोई ना लिखें ना, प्लीज सुन लें अभी, फिर बाद में सवाल ना आ जाए। तो हमें डिटेल्ड वर्किंग से ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना, एक ये चेंज। दूसरा चेंज आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के वक्त, हम यहां पर लिया करते थे कॉस्ट ऑफ ऑल और माइनस कर दिया करते थे उसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, क्योंकि मेथड कौन सा होता था, स्ट्रेट लाइन। तो ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट पर ही रेट लगता था, जो सा मर्जी साल हो हम रेट किस पे लगाते हैं, कॉस्ट पे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑल में से, क्योंकि कॉस्ट में होती थी, निकालते भी क्या था, डिस्पोजल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकाल देते थे, बकाया कॉस्ट पे रेट लगाते थे, स्ट्रेट लाइन के अंदर ओपनिंग की डेप्रिसिएशन निकल आती थी, और वो कॉस्ट यहां से निकलकर यहां पर आती थी, और उस कॉस्ट के ऊपर ही बाकी का रेट लगा देते थे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो सा मर्जी साल रेट किस पे लग रहा होता था, कॉस्ट पे। यहां पे आके फर्क आया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट पे रेट नहीं लग सकता। बगैर डिस्पोजल वाला सवाल याद है ना, उसमें हमने यही तो किया था, ओपनिंग कॉस्ट की वजह क्या लिखा था यहाँ पे, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, और निकाली भी कैसे थी, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके। अब ओपनिंग डेट की बुक तो है 700 रुपए, ठीक है। ये 700 रुपए की बुक वैल्यू में जाने वाले एसेट की भी बुक वैल्यू पड़ी हुई है, वो कितनी पड़ी हुई है, वो कितनी, वो 57 नहीं है, ये बड़ी अहम बात है, वो कितनी है, 60। इस 60 देखो ना, यहां जो 700 है, इस 700 में ये 60 पड़ा है, इस 700 में ये 60 पड़ा है। हम कहते हैं इस 60 को इस 700 में से निकाल लो, क्योंकि अगर ये यहां पड़ा रहा तो इस पे पूरा 60 डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 60 पे, जबकि हम चाहते हैं कि इस 60 के ऊपर सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हो। बात समझे हो? तो 700 ऑल की बुक वैल्यू में से जाने वाले एसेट की 60 बुक वैल्यू माइनस कर दी, जो बकाया बच गए
वो सारा साल डिप्रिशिएट कर लो अब, ठीक है। एडिशन बिल्कुल सिंपल, और ये 60 को डेप्रीशिएट करना था हमने इंटू 10 इंटू 6/12, लेकिन मैंने कहा पर्चे में ये काम नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ये फिगर हमें यहां से मिल जाया करेगी 3 की, यहां पे लिखो, बाकी सारा सवाल वैसे ही। तो फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या निकला, एक वर्किंग 1 अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल निकालने की वर्किंग डिटेल्ड हो गई, और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकालने की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल हमने माइनस की, बाकी तो सिंपल ही था, ठीक है। ये लाजमी कर लिया कीजिएगा काम, वरना गलती के चांसेस हैं, खुदा ना खास्ता आप 57 यहां से ना माइनस कर दें, 57 नहीं माइनस करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है। अब अनलकीली या लकीली कहें, 36 भी होमवर्क में चला गया, लेकिन 36 में कुछ भी नहीं है, देखें चेक करें, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसीलिए था ताकि आपसे क्लास में करवा सकूं, लेकिन जो कि पिछला सवाल बहुत ही स्लो हो गया बीच में, अगर अभी 5 मिनट रहते थे ना तो मैंने दोबारा ये समझा दिया, 10 को मिनट होते तो मैंने आपसे करवा लेना था, ठीक है। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, पढ़ के देखते हैं, इसका हैंडआउट मिल जाएगा जी, टेंशन ना लें आप, अवेलेबल है इस वक्त, कुछ को मिल गया कुछ को मिल जाएगा वापस जाते हुए। सुन लें, इधर सुन लें, बातें नहीं करें बेटा। फॉलिंग बैलेंस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 14, प्लांट अकाउंट है और एक्यूमुलेशन अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। एडिशन ऑफ 30 टुक प्लेस ऑन, अच्छा जी, यकम मार्च 14, एन एसेट विच वाज परचेज यकम मई 11, कॉस्टिंग 90, मैं अपनी तसल्ली कर रहा हूँ, वाज डिस्पोज ऑफ 19 सितंबर 14 फॉर 12, डेप्शन रेट इज 20%, सिर्फ रेट बदला है और फिगर्स बदली हैं, बाकी 100% क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन के नंबर्स हैं 5 ज्यादा हैं, बहरहाल चलो क्या हो सकता है, 5 इंटू 1.8 करो, कितने टाइम बनता है, 9 नहीं तो फिर 4 मार्क्स करो इसको, ठीक है, 4 मार्क्स का ये सवाल है। उसके बाद फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम अक्टूबर 13, इस सवाल का सबसे पहला है ईयर, फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, लेकिन जिस बच्चे ने सिर्फ इस बात का ख्याल रख लिया, ये बात लिखने का, आखिरी डेप्रिसिएशन से पहले जो बुक वैल्यू है उसके साथ अपने साल की ओपनिंग डेट डाल ले, उस बच्चे से इंशाल्लाह इस सवाल में भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। बस सिर्फ इस चीज का ध्यान रख लेना है, ओके। तो इसके अंदर और कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेज हैं, एडिशन है ही नहीं, तो सवाल हो ही नहीं सकता। अच्छा हो सकता जी, एडिशन है ही नहीं, सिर्फ 2 डिस्पोजल। अब 2 डिस्पोजल हैं तो आपको ये डिटेल्ड वर्किंग घर पे 2 दफा करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करने लगोगे तो 2 फिगर्स माइनस होंगी, जैसे स्ट्रेट लाइन में माइनस हुआ था, और फिर नीचे वर्किंग के दोबारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, वो नहीं वर्किंग 1 वर्क, यानी कि आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग आज इस सवाल के अंदर वर्किंग 3 में जाके बनेगी, 2 तो डिस्पोजल है ना, उनकी डिटेल वर्किंग करोगे, ठीक है। अच्छा, ये सवाल के मार्क्स आपको मैं दे देता हूं, चलें 6 मार्क्स हैं जी इसके, ठीक है। लेकिन ये मार्क्स मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप इनके साथ इंटू 1.8 करें, और फिर उस टाइम के अंदर आप कितनी देर बन रही है इसकी, 10 मिनट बहुत ज्यादा है, 12 चलें, अब क्या हो सकता है, अब तो दे दिए। 38 क्वेश्चन है जी, 38 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 90 50, एन एसिड कॉस्टिंग 10 इज एडेड, फर्दर एसिड वाज परचेज, कॉस्टिंग दिस डिस्पोज, डेप्शन रेट 10%, ये क्या, ये क्या, संडे है, भूल ना जाएं, स्ट्रेट लाइन भी हमने पढ़ लिया है, ये आज कंक्लूड करके आना है आपने टॉपिक, अभी को होमवर्क खत्म नहीं हो गया स्टूडेंट। 1-1.5 घंटे का तो हफ्ते के अंदर मैं डेली बेसिस के ऊपर होमवर्क देता हूं, वीकेंड है, 2 घंटे का तो होमवर्क होगा कम से कम। अब देखो ना, आप खुद देखो, ये देखो 4 नंबर का सवाल है ये, अभी तक टोटल 25 मिनट का होमवर्क बना है, बात करते हैं, चुप। क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन किताब से निकाल के मैंने यहां पे रखा है, अब ये बुक वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन भी होगा, खुश हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 सनान वाला है, इसमें मेथड ऑफ डेप्शन है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है जी, 2 एडिशन है, 2 डिस्पोजल्स हैं। 11 क्वेश्चन साद वाला है, इसमें स्ट्रेट लाइन, सवाल ध्यान से पढ़ना है,
देखो ये टॉपिक है ना मेरी तरफ से कंक्लूड हो गया है, बाकी चीजें तो बहुत आएंगी इसके अंदर, हम ऐड करेंगे, कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऐड करेंगे, चेन एस्टिमेट, लेकिन सिंपल एडिशन और डिस्पोजल वाला सवाल स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस करवा दिया है, तो संडे में प्रैक्टिस तो करके आनी है ना, ठीक है। इनके मार्क्स ऑलरेडी लगे हुए हैं साथ। क्वेश्चन नंबर 12 ओ WDB और आगे इनके सॉल्यूशंस है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मंडे को जो होमवर्क करके नहीं आएगा 1.5 घंटा उसको खड़ा रखूंगा मैं बस, ठीक है जी, या फिर वो क्लास से चला जाए। अल्लाह हाफिज। या मुझे